आज 12th स्टैंडर्ड का समाजियात का तीसरा टॉपिक भारतीय समाज में इख्तिलाफ और इत्तेहाद को आगे बढ़ाते हुए कौमी इत्तेहाद को दरपेश चैलेंज या खतरात के बारे में या कौमी एकजहती के रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। जात पात का निजाम ये कौमी इत्तेहाद या कौमी एकजहती के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस जात पात का निजाम क्या है? अगर कोई फर्द अपनी जात से वालिहाना मोहब्बत और वफादारी का जज्बा रखता है तो उसको जात परस्ती या जात पात का निजाम कहा जाता है। कोई भी शख्स कौम या मुल्क से पहले अगर जात के बारे में सोचता है या जात पात के ताल्लुक से वफादारी का जज्बा रखता है तो यह है जात परस्ती, ये जात पात के निजाम की खुसूसियत है। और जात का ये निजाम, ये बंधन इतना मजबूत है कि लोग अपने मुल्क और कौम से पहले अपनी जात के बारे में सोचते रहते हैं। और लोगों की इस तर्ज फिक्र की वजह से ये जात पात का निजाम या जात के अराकीन मुख्तलिफ जैसे तालीमी, तिब्बी और दिफाई या उनकी फलाह बहबूदी की फलाई की जितनी भी स्कीमें हैं, इन स्कीमों के जरिए अपनी ही जात के अराकीन या अपनी जात के ग्रोह के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचते रहते हैं। ये तर्ज फिक्र जात पात की लोगों को तंग नजरी बना देती है, लेकिन ये कौमी एकजहती के रास्ते में इसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल दरपेश होते हैं, मसाइल पेश होते रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि समाजी बाहमी ताल्लुक में रुकावट पैदा होती है। लोग जो समाजी एक दूसरे से ताल्लुक जो पैदा करते हैं और वहां पर पाबंदी आयद होती है, रुकावटें वहां पर पैदा हो जाती हैं। और जब ये जात पात का निजाम सियासी रुख इख्तियार करता है तो इसके असरात बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो जाता है और फिर तनाज़ियात, झगड़े, फसादात वगैरह पैदा हो जाते हैं। और खास करके लोग अपनी ही जात के उम्मीदवार को हिमायत करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी हिमायत करते हैं। और फिर यही जब किसी भी जात के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो फिर सियासी ताकत आसानी से हासिल कर लेते हैं। और अगर कोई पार्टी जो इलेक्शन में जीत हासिल करती है तो जीत हासिल करने के बाद अपने ही जात के ग्रोहों की मुख्तलिफ तरीकों से हिमायत करती है और जितनी भी जरूरियात होती हैं उन्हीं के जात के ग्रोहों के उनको मुकम्मल करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह से ये जात पात का जो निजाम चलता रहता है, लेकिन कौमी एकजहती के रास्ते में बहुत बड़ा मसला पैदा होता है। वैसे आप तमाम जानते हैं कि आज सनतियाना, शहरियाना कवानीन और मगरबी तालीम के बावजूद भी लोग मुख्तलिफ जातों से मुतासिर होते रहते हैं। यानी जात पात का ये जो भूत उनको जो सवार हो जाता है। लेकिन मौजूदा भारत में एक जात पात का निजाम ऐसा है जिसके जरिए आसानी से ताकत और वसाइल को हासिल किया जाता है। एक बेहतरीन जरिया बन गया है जात पात का निजाम, जिससे वसाइल हासिल किए जाते हैं, ताकत हासिल की जाती है और एक दूसरे का सपोर्ट आसानी से हासिल किया जाता है। लेकिन ये जात पात के निजाम से ताल्लुक से कहा जाता है मुल्क के इत्तेहाद को कमजोर करने वाले लोग ये जात, नस्ल या ये जात पात के निजाम के नाम पर लोगों को तकसीम करते रहते हैं। इससे होता क्या है कि मुख्तलिफ माशरे के लोगों के दरमियान ये दरारें पैदा हो जाती हैं और तर्ज अमल मुतासिर हो जाता है। जब ये तर्ज अमल मुतासिर हो जाता है तो सियासी लोग भी जात पात के निजाम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये सियासी पार्टियां अपने मफाद के लिए, अपना वोट हासिल करने के लिए अपनी ही जात के, अपनी ही बिरादरी के लोगों को उकसाते हैं, उनकी हिमायत करते हैं
और फिर मुख्तलिफ तरीकों से अपनी ही जात, यानी खास करके ये बात भी देखी जाती है जब इलेक्शन का मौका आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तो जात पात का ये मतलब असर और जात पात का रुझान बहुत बड़े पैमाने पर फैलता रहता है और वफादारी का जज्बा नजर आता है, झलकता है। ये क्यों? बस अपने मफाद के लिए। सियासी लोग क्या करते हैं? अपना वोट हासिल करने के लिए, अपनी नशिस्त के लिए जात के लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं। इस तरह से जात पात का निजाम लोगों को तंग नजरी बना देता है और लोग अपनी मुल्क या अपने कौम के बारे में सोचने का छोड़कर अपनी ही जात के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है? लोगों में इत्तेहाद के जो बंधन हैं, ये बंधन टूट जाते हैं, जमहूरियत कमजोर हो जाती है और मुल्क के लिए हर शोबे में देखेंगे जात पात की वजह से नुकसान ही नुकसान नजर आता है। इसलिए कौमी एकजहती का ये जो रास्ता रुक जाता है, कौमी एकजहती का अमल रुक जाता है। इस तरह से जात पात का निजाम कौमी इत्तिहाद को रोकने के लिए या कौमी इत्तिहाद के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया है। आप देखेंगे फिरका परस्ती। ये फिरका परस्ती क्या है? फिरका परस्ती यानी मजहबी तासुब है या मजहबी जुनून है। अगर कोई फर्द मुल्क या कौम से पहले अपने ही मजहब के बारे में सोचता है, अपने ही मजहब से वफादारी का जज्बा रखता है, तो फिर इसको फिरका परस्ती कहेंगे या ये मजहबी तासुब कहा जाए इसको। ये क्या होता है? लोग मुल्क से पहले या कौम से पहले मजहब से वफादारी का जज्बा जताने की कोशिश करते हैं, तो यही है फिरका परस्ती। ये इत्तिहाद को तोड़ देता है, मुल्क के इत्तिहाद, मुल्क का इत्तिहाद इससे मुतासिर हो जाता है और फिर मुल्क के लिए हर शोबे में, हर फील्ड में नुकसान ही नुकसान होता रहता है। ये फिरका वाराना तसादुम ये क्या करता है? क्या चीज है? फिरका वाराना तसादुम यानी इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन। इंटर रिलीजियस यानी एक दूसरे मजहब के दरमियान, कॉन्फ्लिक्टिव इख्तिलाफ पैदा करने वाला सिचुएशन, एक हालत है, एक सूरत है, यानी मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने का एक जरिया है, एक नजरिया है। ये है फिरका वाराना तसादुम। ये क्या करता है? ये नफरत पैदा करना, मुखालिफत पैदा करना और फिर एक दूसरे के खिलाफ करना, ये तमाम फिरका वाराना तसादुम के जरिए होता है। ये एहसास लोगों के दरमियान पैदा हो जाता है। इससे मुख्तलिफ माशरे के, मुख्तलिफ मजहब को अपनाने वाले माशरे के लोगों के दरमियान दरारें पैदा हो जाती हैं और ये मुख्तलिफ तरीकों से इत्तिहाद के बंधन को तोड़ देता है और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करता है, जिससे सिक्योरिटी नहीं रहती, लोगों में खतरनाक हालात, दहशत पैदा कर देता है ना, अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर देता है और फिर मुल्क की जानी और माली नुकसान होती है। और फिरका वाराना जब फसाद हो जाता है, लोग अपने मजहब से ताल्लुक रखते हुए अपने मजहब के जुनून की वजह से एक दूसरे मजहब को मानने वाले लोगों के खिलाफ दुश्मन बनकर उनके खिलाफ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है मुल्क का नुकसान होता है, माली एतबार से मुल्क की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है ना, और फिर जानी नुकसान होता है, हजारों के लोग है ना कत्ल कर दिए जाते हैं। ये मजहब के नाम पर ये सब होता रहता है। और इतना ही नहीं बल्कि ये जमहूरियत को खत्म कर देता है, जमहूरियत को कमजोर कर देता है। सियासतदान क्या करते हैं? फिरका वाराना फसादात पैदा करते हैं अपने मफाद के लिए, अपने ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की हिमायत करते हैं और फिर फसादात पैदा कर देते हैं, जिससे सियासी व समाजी इस्तेहकाम कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है और फिर ये कमजोर कर देना जमहूरियत को ये मजहब के जरिए से हो जाता है। और फिर ये जमहूरियत को ही कमजोर नहीं करता बल्कि इस एकजहती के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनकर रह जाता है और एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों को नफरत की निगाह से देखते ही, दुश्मनी की निगाह से देखते ही, जा बजा झगड़े फसादात वगैरह ये मजहब के नाम पर होते रहते हैं। हालांकि मजहब बहुत बेहतरीन चीज है, मजहब अच्छा रहता है, अच्छी बातों की तरफ लोगों को दावत देता है, रागिब करता है, लेकिन लोगों में ये जात पात का, ये खास करके मजहब का ये जो
जुनून है, ये तासुब है, एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा कर देता है। इस तरह से ये फिरका परस्ती यानी मजहबी तासुब ये मुल्क के या कौमी इत्तिहाद या एकजहती के लिए एक चैलेंज है, एक खतरा है या रुकावट है। अब देखेंगे इलाका परस्ती। अगर कोई फर्द अपने इलाके से वालिहाना मोहब्बत, वफादारी और अपनायत का जज्बा रखता है तो उसको इलाका परस्ती कहेंगे। इलाका परस्ती को अंग्रेजी में रीजनलिज्म कहा जाता है। रीजन का सवाल होता है वो। हर कोई फर्द अपने ही इलाके को, अपनी ही रियासत को बेहतर समझता है या बेहतरीन समझता है तो उसके लिए दीगर जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी इलाके हैं वो कमतर जैसे कमजोर नजर आने लगते हैं। क्यों? अपने इलाके के बारे में उसको वफादारी का जज्बा रहता है। तो अगर कोई भी फर्द मुल्क या कौम से पहले अपने इलाके या रियासत के बारे में वफादार होता है, वफादारी का जज्बा रखता है, तो यही है इलाका परस्ती। जब एक जुबान बोलने वाले लोग एक रियासत में जब मुकीम होते हैं, एक रियासत में रहते हैं, तो उनकी एक ख्वाहिश होती है कि अपनी एक अलग से एक रियासत हो जाए और फिर ये जो जज्बा है इलाका परस्ती का उभरता है। एक जुबान बोलने वाले एक रियासत की तश्कील की उम्मीद रखते हैं, ख्वाहिश करते हैं, इलाका परस्ती का जज्बा उनमें उभरना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि दूसरे तरीके से और वो लोग अपने ही इलाके की माशी तरक्की पर तरजीह देते हैं, जोर देते हैं, तो इससे एक दूसरे रियासत के या इलाके के दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाती है। अगर ये माशी और ये सियासी और दुश्मनी अगर एक हद तक है, किसी फंड के एतबार से, किसी स्कीम के एतबार से है तो ठीक है, कुछ नुकसान नहीं होता है, फायदेमंद है। अगर जब ये माशी और सियासी ये दुश्मनी दो रियासतों के दरमियान की जब ये सियासी रुख इख्तियार करती है तो हालात कशीदा हो जाते हैं, हालात खतरनाक हो जाते हैं। और सियासी पार्टियां क्या करती हैं? सियासी पार्टियां इलाकाई मामलात और इलाकाई मसाइल को ज्यादा अहमियत देते हैं, यानी अपने ही इलाके के ताल्लुक से सोचते हैं, अपने ही इलाके की फलाह बहबूदी के बारे में सोचते हैं और अपने ही इलाके के मसाइल को हल करने का जो सोचते रहते हैं, इससे कई मसाइल जो पैदा हो जाते हैं और रियासतों के दरमियान, इलाकों के दरमियान तनाव पैदा हो जाता है। और फिर लोग क्या करते हैं? इलाकाई हुकूक हासिल करने के लिए कुछ तहरीकें शुरू कर देते हैं, इलाकाई तहरीकें शुरू होते हैं और ये तहरीकें जंगजोई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इन्हें जंग का भी ऐलान हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पंजाब का मसला, जम्मू कश्मीर का मसला, आसाम का मसला। इस तरह से आप अच्छी तरह जानते हैं मुख्तलिफ रियासतों में जो मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, वो लोग एक जुबान बोलने वाले वो अपनी ही अलग से एक रियासत की तश्कील की ख्वाहिश करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आपस में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। रीजनलिज्म या इलाका परस्ती लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर खड़ा कर देती है, जिससे होता क्या है कि मुल्क का इत्तिहाद या मुल्क की जो एकजहती है इसका अमल रुक जाता है। इस तरह से इलाका परस्ती भी कौमी एकजहती के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब देखेंगे लिसानी इख्तिलाफ। ये लिसानी इख्तिलाफ यानी मुख्तलिफ जुबानों के एतबार से जो मसला पैदा होता है उसको लिसानियत या लिसानी इख्तिलाफ कहेंगे। अगर कोई फर्द अपनी जुबान के तई अगर वफादारी का इजहार करता है तो लिसानियत है, लिसान परस्त जिसको कहेंगे, और इससे लिसानी इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। अक्सर हम देखते रहते हैं कि हर कोई अपनी ही इलाके की, अपनी रियासत की जुबान को बेहतर समझता है। जब अपनी जुबान को कोई बेहतर समझता है तो उसके लिए दीगर रियासतों की या अकलियती रियासतों की जुबानें उसके लिए कमतर नजर आते रहते हैं, फिर उसका वो मजाक करना शुरू कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे, हर रियासत की अपनी ही एक जुबान होती है और उस रियासत में दीगर जुबानों के बोलने वालों की काफी तादाद होती है, जैसे गुजराती, कोंकणी, उर्दू और मलयालम
और फिर तमिल वगैरह, इस तरह सिंधी, पंजाबी, मुख्तलिफ जुबानें जो है बोलने वालों की भी एक तादाद हो जाती है। और दूसरा एक ये भी देखा गया है कि महाराष्ट्र, जैसे हमारी रियासत की मिसाल लीजिए, महाराष्ट्र की जुबान कौन सी है? मराठी। मराठी जुबान होने के बावजूद भी मराठी जुबान बोलने वालों में भी कई बोलियां बोलने वाले लोग होते हैं। मराठी में भी कई तरह के तर्ज होते हैं कि वो अपनी अपनी बोली को बोल लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और इस तरह से अगर कोई अकलियती जुबान वाले ये सोचना शुरू कर दे कि अपने मफादात को नजरअंदाज किया जा रहा है, अपने मफादात की हिफाजत नहीं हो रही है, या अपनी फलाह को नजरअंदाज किया जा रहा है, इस तरह की अगर सोच या तर्ज फिक्र होती है तो फिर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। तो इस तरह का ख्याल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का ख्याल होता है तो फिर ये इत्तिहाद के रास्ते में एक रुकावट बन जाती है। वैसे आप तमाम जानते ही जुबान जो है ना, लैंग्वेज, जुबान इजहार ख्याल का बेहतरीन जरिया है। हम अपने तासुरात को, एहसासात को, अपने ख्यालात को हम शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है मिल सकते हैं, हम इजहार कर सकते हैं। लेकिन जब दो जुबान या ये जुबान दो फिरकों के दरमियान अगर झगड़े फसाद अगर पैदा कर देती है तो फिर लिसानी इख्तिलाफ बन सकता है, लिसानी इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। वैसे भी रियासतों की तश्कील जुबान की बुनियाद पर हुई है और उस रियासत में रहने वाले दूसरे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि दूसरे लोग भी उन्हीं की जुबान को बोलना शुरू करें। जैसे महाराष्ट्र में मराठी जुबान महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जैसे रियासत की तश्कील मराठी जुबान की वजह से हुई है। समझ लीजिए कि अगर यहाँ मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि दूसरे जितने भी लोग इस रियासत में रहते हैं वो भी मराठी जुबान में ही बोलें, तो फिर आपस में क्या होता है? तसादुम, यानी झगड़े फसादात पैदा हो सकते हैं, है ना। क्यों? हर एक को अपनी जुबान प्यारी होती है। लेकिन यह भी देखा गया है कि सालिसानी एक फॉर्मूला जो बनाया गया था, उसमें इलाकाई जुबान, हिंदी जुबान, अंग्रेजी जुबान, ये 3 जुबानों पर जो है जोर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि पूरे मुल्क में आज हिंदी जुबान बोली जा रही है? नहीं, हरगिज नहीं। खास करके ये शुमाल मशरिकी रियासतों में और जुनूबी भारत में भी हिंदी जुबान पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की जा रही, नहीं बोली जा रही है। तो इससे क्या हो गया कि हर एक अपनी इलाकाई जुबान को तरजीह दे रहा है। लेकिन अगर समझ लीजिए ये लिसानी इख्तिलाफ को सही ढंग से इसको हल नहीं किया जाए तो ये जमहूरियत को खोखला कर सकता है, जमहूरियत की जड़ों को खत्म कर सकता है और फिर मुल्क के इत्तिहाद या एकजहती के लिए बहुत बड़ा मसला या रुकावट बन सकती है। यह है लिसानी इख्तिलाफ। अब हम देखेंगे माशी अदम मसावात। आप तमाम जानते हैं कि हमारे मुल्क में हर मैदान में, हर शोबे में, हर इदारे में हम देखेंगे अदम मसावात है, यानी मसावात नहीं है। माशी तौर पर हमारे मुल्क में 3 तबके जिसका हम जिक्र करेंगे, एक है अमीर तबका, दूसरा है गरीब तबका और तीसरा है दरमियानी, है ना, या वस्ता जो कहेंगे, ये तबका रहता है। यानी गरीब लोग तो ऐसे गरीब हैं कि वो सतह गुर्बत से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, जबकि आला तबके के या अमीर तरीन लोग इतनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं कि वो इतना खाते हैं कि वो बदहजमी की वजह से उनकी डेथ होती है। यानी वो लोग ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि गरीब तो गरीब तरीन हो रहे, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। इन दोनों तबकों के दरमियान एक दरमियानी तबका है, वो बस हर अपनी जो है गुजर बसर तो कर रहा है ना, अपनी आला तरीन ख्वाहिशात की तकमील तो नहीं कर सकता है हालात के तहत। और अब हम देखेंगे कि माशी अदम मसावात के लिए कौन कौन से अवामिल हैं या कौन कौन से जिम्मेदार असबाब हैं जिससे हमारे मुल्क में ये अदम मसावात ये भी हमारे कौमी एकजहती के लिए ये एक रुकावट बन गई है।
तो उसमें पहला देखेंगे खानदान का असर, यानी हम जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं उस खानदान के असरात हम पर मुरतब हो जाते हैं, असरात हम पर नमूदार हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि वो खानदान जहां पर सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाला खानदान, ऐसे खानदान में वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि वो अपने बच्चों के लिए कुव्वत बख्श ग़िज़ा या अच्छी ग़िज़ा मुहैया करना नामुमकिन है, बल्कि ये लोग ग़िज़ा को मुहैया नहीं कर सकते। और वैसे हम रोजाना अखबारात के जरिए और टेलीविजन के जरिए खबरों में हम ये देखते हैं और ये पढ़ते भी हैं कि नाकिस ग़िज़ाइयत की वजह से बच्चों के अमवात हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं तो कुछ लोग जो है गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग अपने ख्वाहिशात के मुताबिक चीजों को हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इतनी भी सहूलत नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी सही अंदाज से ग़िज़ाइयत के एतबार से या कुव्वत बख्श ग़िज़ा हासिल करें। इस तरह से खानदान का असर ये माशी अदम मसावात का एक पहलू या एक सबब बन गया है। और दूसरा देखेंगे निजी मिल्कियत। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास निजी मिल्कियत नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि कुछ लोग जिनके पास ऐसे हैं जिनके पास हद से ज्यादा मिल्कियत होती है और वो उन तमाम जराए का, उन तमाम वसाइल का जो दस्तयाब वसाइल हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और वो चीजें या वो वसाइल खरीदने की उनमें ताकत होती है, इसलिए कि उनकी इतनी प्रॉपर्टी होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती है वो जैसे चाहे वैसे वसाइल का इस्तेमाल करके, घर में एयर कंडीशनर रहता है, हर काम अंजाम देने के लिए मशीनें होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, एसी गाड़ियां होती हैं। जबकि दूसरे तरफ हम ये देखेंगे कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, रोजाना जो मजदूरी करके जो पैसा हासिल करते हैं, उनका हाल आप अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ हैं कि समाज में क्या हो रहा है। ये निजी मिल्कियत कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो इसमें भी क्या है, इख्तिलाफ है। और ये माशी अदम मसावत है, मसावत नहीं है, ना बराबरी है। इससे कौमी यकजहती के लिए एक रुकावट पेश आती है। अब तीसरा देखेंगे तालीमी इख्तिलाफ, यानी माशी हैसियत तालीम पर इन्हिसार करती है, यानी जिसकी हैसियत माशी एतबार से बेहतर है वो जैसे चाहे वैसे इदारों में या तालीमी मराकज में अपने बच्चों का दाखिला ले सकते हैं। जैसे आप तमाम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वो कौन लोग हैं जो आला तरीके से जो तालीम हासिल करते हैं या पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिला हासिल करते हैं और फिर निजी इदारों में तालीम हासिल करते हैं और बैनुल अक़वामी इदारों में तालीम हासिल करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? क्या वो गरीब होते हैं? नहीं। दरमियानी तबके के होते हैं? नहीं। किसी जात किसी मजहब के होते हैं? नहीं। बल्कि ये लोग ऐश और आराम की जिंदगी गुजारने वाले, बहुत ज्यादा जिनके पास दौलत होती है या अमीर तबके के लोग होते हैं। तालीमी एतबार से भी इस तरह का इख्तिलाफ पाया जाता है कि कुछ लोग अंग्रेजी मीडियम में तालीम देते हैं बच्चों को, कुछ लोग मराठी, उर्दू, कन्नड़ ऐसे तालीमी इदारों में तालीम बच्चों को दिलवाते हैं। यहाँ भी 2 फर्क हो जाते हैं। तो ये क्या है, अदम मसावत की एक शक्ल है। अब देखेंगे मौके की दस्तयाबी और पहुंच, यानी क्या है, इसका मतलब कि हम में से जितने अफराद और ग्रोहों के उनकी जो खरीद करने की सलाहियत से पता चलता है कि अशिया का किस हद तक इस्तेमाल होगा, ये इस तरह हम तय कर सकते हैं। आंगनवाड़ी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ये देखा जाता है कि उनके पास बजट इतना नहीं रहता है जितने कि वो खिदमात को बेहतर बना सकें और बुनियादी जरूरियात को मुहैया कर सकें। इतना बजट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास नहीं होता है, न कि आंगनवाड़ी में। तो बहुत ही कम बच्चे अपना जो मेंटल यानी दिमागी तौर पर जो केयर के लिए है ना, यानी मेंटल हेल्थ केयर और फिर ये काउंसलर्स और माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हैं उनको ये सहूलियात नहीं मिलती, इन सहूलियात से वो महरूम रह जाते हैं। ये क्या है कि ये अदम मसावात है, समाज में हम देख लेते हैं। और फिर देखेंगे इनफरादी फर्क,
यानी हम में से हर एक की सलाहियतें और कारकर्दगी एक दूसरे के मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये सलाहियतों के साथ साथ समाजी तजुर्बे भी इसमें मिले हुए होते हैं। यानी इनफरादी खुसूसियात और समाजी तजुर्बात, ये तमाम हर एक के उसके हैसियत के मुताबिक या उसकी कारकर्दगी के मुताबिक समाज में एक दूसरे के मुखालिफत यानी एक दूसरे के बिल्कुल अलग जैसे नजर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई एक फर्द जिसमें आर्ट, मौसीकी और अदाकारी का शौक होता है, लेकिन जब तक उसको अच्छा माहौल, साजगार माहौल नहीं मिलता तब तक उसको तरक्की नहीं दे सकता, यानी अपनी महारतों को तरक्की नहीं दे सकता, अंजाम नहीं दे सकता। उसके लिए अच्छा, साजगार या मुआफिक माहौल का होना जरूरी है। और फिर वो ये भी मुमकिन नहीं है उसके लिए ये फैसला करे कि वो या अपने लिए या खुद के लिए इनफरादी तौर पर या समाज के लिए इन महारतों का इस्तेमाल करे। ये क्या है? अदमे मसावत है। अब देखेंगे समाजी माहौल। हम जिस समाजी माहौल में अपनी जिंदगी गुजारते हैं या बसर करते हैं, जैसे हमारा घर, काम की जगह, पड़ोस या पीयर ग्रुप जिसको कहेंगे, दोस्त अहबाब, इनके साथ इन तमाम के असरात हमारी जिंदगी पर आ जाते हैं। हम उन्हीं असरात से मुतासिर हो जाते हैं और फिर हम लोगों में एक इनफरादी तौर पर काम करना है या समाजी तौर पर हमको अपनी जिम्मेदारियों को तरक्की देना है, ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये समाजी माहौल भी ये अदम मसावात के लिए एक सबब है। इस तरह से बच्चों, आज हमने इस 12वीं के समाजियात का तीसरा टॉपिक भारतीय समाज में इख्तिलाफ और इत्तिहाद को आगे बढ़ाते हुए कौमी इत्तिहाद को दरपेश या कौमी इत्तिहाद के रास्ते में आने वाली रुकावटें या खतरात या चैलेंजेस, इसके बारे में तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, जिसमें जात पात का निजाम यानी कास्टिज्म और दूसरा फिरका परस्ती यानी कम्युनलिज्म इसको कहेंगे, और इसके बाद इलाका परस्ती रीजनलिज्म, लिसानी इख्तिलाफ लिंग्विज्म है ना। इसके बाद माशी अदम मसावत यानी इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज, इसके बारे में हमने तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश की। इसके साथ हमारा समाजियात का तीसरा टॉपिक भारतीय समाज में इख्तिलाफ और इत्तिहाद खत्म होता है।